All right. So first reading number one from unit number one. And इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे यूनिट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट हैज बीन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. So this is a part of the book by Vijay Joshi. And this particular book came out in 2016. तो उसके पहले 2016 के पहले तक जितना भी डिस्कशन हुआ है, all of that will be discussed in this particular reading. And the name of the book is India's Long Road. The Search for Prosperity. ओके, सो बेसिकली हम लोग 1950 से लेके जो 2014, 15 या 2016 तक का पीरियड है, उस पूरे पीरियड को एनालाइज करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट हैज हैपेंड सो फार. ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी की बात करें, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वुड बी फ्रॉम 1900s टू 1950. इस पहले हाफ की अगर बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है, दैट वाज अराउंड 1% पर ईयर जीडीपी ग्रोथ रेट. एंड अगर पर कैपिटा के टर्म्स में देखें, जीडीपी ग्रोथ पर कैपिटा, तो वो अप्रोक्सीमेटली कितनी रही है? लेस देन 0.2%. सो जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ में क्या रिलेशनशिप होता है कि जब भी हमें जीडीपी ग्रोथ रेट पर कैपिटा निकालनी होती है, तो हम जीडीपी ग्रोथ रेट में से जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, विच इज असेंशियली व्हाट वी से कि हमारी लेबर फोर्स किस रेट से ग्रो कर रही है, उन दोनों का अगर डिफरेंस ले लेते हैं तो हमें जीडीपी ग्रोथ पर कैपिटा मिल जाती है. तो सपोज जीडीपी ग्रोथ रेट 10% है और पॉपुलेशन 6% से ग्रो कर रही है, जो हम लोग सेम रेट समझते हैं कि लेबर फोर्स इन द कंट्री इज ग्रोइंग एट 6%, तो हमारी जीडीपी per capita is growing at 4%. The difference between these two. ठीक है, सो पहले हाफ में दिस वाज द सिचुएशन एंड इट इज क्लियरली, हम लोग आराम से गेस कर सकते हैं व्हाट कुड हैव बीन द रीजन फॉर दिस. इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर, और सारी पॉलिसीज इस पर्सपेक्टिव से थी कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को यहाँ से वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाए. सारे प्राइमरी रिसोर्सेज हम लोग एक्सपोर्ट कर देते थे और वहां से जो फिनिश्ड गुड थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड थे, वो हम लोगों को कंट्री में इंपोर्ट कराए जाते थे. तो क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिशर्स वाज नेवर टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडिया. सो दैट इज आल्सो सीन इन द जीडीपी नंबर्स. अब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होने लगा उसके बारे में एनालिसिस है पूरा. पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, इसके बाद का जो पीरियड है उसको हम लोग दो मेजर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. और जो दो मेजर हिस्से निकल के आते हैं, वन इज लेट्स से 1950 से लेके 1980s का पीरियड. इस ड्यूरेशन में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो ऑन एन एवरेज 3.5% पर ईयर रही है. दिस इज जीडीपी ग्रोथ रेट. एंड अगर जीडीपी ग्रोथ रेट पर कैपिटा के टर्म्स में देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट पर कैपिटा, so that was about 1.4% per year. एंड दिस इज अ पीरियड ऑफ 30 years. 30 साल का पीरियड है और 30 साल में काफी कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, बट स्टिल अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो वी वर स्टक एट 3.5% जीडीपी ग्रोथ रेट पर ईयर. तो ये जो ग्रोथ रेट था, जो कंसिस्टेंटली मोर और लेस इसी रेट से ग्रो कर रहा था, इसको एक थोड़ा सा ना डेरोगेटरी टर्म्स में हम लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ.
सो ये टर्म काफी पॉपुलर थी कि इंडिया इज स्टक एट द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ विच वाज अराउंड 3.5% पर ईयर। एंड दिस इज नॉट एज अ प्रेज, इसको मतलब कोई शाबाशी की तरह नहीं देखा जाता था, दिस वाज ऑलवेज सीन एज अ डिसअपॉइंटमेंट, मेजर डिसअपॉइंटमेंट। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये जिस पीरियड की हम लोग बात करें, इसमें जो वर्ल्ड की ऑन एन एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 3.5% से हाई थी। सो वी वर मूविंग एट अ पेस विच वाज स्लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज ऑल्सो। सो दैट इज वाई दिस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर इंडिया। एंड जब हम लोग इंडिपेंडेंस के वक्त की बात करें तो इंडिया में पॉवर्टी, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, पुअर एजुकेशन, ये सारे सोशल इंडिकेटर्स बहुत ही वर्स सिचुएशन में थे। तो अगर कंट्री में आपको लोगों में गरीबी कम करनी है तो उसके लिए आपको काफी रैपिड रेट से ग्रो करना पड़ेगा। तो अगर आप स्लो रेट से ग्रो करोगे तो जो प्रॉब्लम्स है ऑफ पॉवर्टी, of under nourishment, of illiteracy, of poor health, ये सारी चीजें persist करेंगी। So this was also the case कि 1980s तक काफी 30 साल 25 साल के पीरियड के लिए the situation has not improved too much because the country was not growing at a very rapid rate। ठीक है। तो ये पूरी जो 1950s से 2014-15 जितना भी पीरियड हम लोग देखें, तो इसमें से एक हिस्सा 1980s तक हम लोग कंसिडर करते हैं जिसमें मोर और लेस 3.5% पर ईयर ऑन एन एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट रही। उसके बाद बाकी हिस्से को हम लोग एक दूसरे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और वहां पे व्हाट वर द नंबर्स दैट वी सॉ। सो अराउंड 1980s there were a lot of changes which were happening, and approximately for a period of 35 years, next जो 35 years है 1980 से लेके 2015 तक, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ रेट, ये एवरेज ग्रोथ रेट की बात हो रही है, एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट वाज अराउंड मोर देन 6%, 6% पर ईयर। और सिमिलरली अगर जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ रेट की बात करी जाए तो दैट वाज अराउंड 4%, 6%, 4%, दीज वर द नंबर्स। ठीक है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये काफी अच्छी बात थी, इट वाज अ मेजर अचीवमेंट। क्योंकि with this particular growth rate, India was moving at one of the fastest, India was considered as one of the fastest growing economies of the world, because the world average growth rate was very less, not around 6%. So India was growing at a very rapid पेस। अब उसके रीजंस क्या थे, पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, इकोनॉमिक रीजंस क्या थे, वो हम लोग इन डेप्थ समझेंगे। बट दिस इज हाउ द एंटायर पीरियड पोस्ट इंडिपेंडेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। दो मेजर पार्ट्स में इस तरीके से हमने डिवाइड किया है। ठीक है। तो अब इसके बाद धीरे धीरे थिंग्स, ये हम लोग ऑन एन एवरेज का डिस्कशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली बीच में हो सकता है ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई भी हो, कुछ पीरियड्स हैं जो रिलेटिवली ग्रोथ इससे कम भी हो, तभी जाके ऑन एन एवरेज ये नंबर अचीव होता है। ठीक है। तो अभी के लिए व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज आई वुड लाइक टू शो यू अ टेबल वेयर इन हम लोग जो है थोड़ा सा ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो लेट्स सी। So two tables which are quite important for us. One is this. Let's see this also. So what is the first table showing? The first table is showing the decadal growth rate of GDP. मतलब एक decade 10 years का period जो है उसमें on an average growth rate क्या रही है। तो पहले 50 साल को एक ही तरीके से क्लब कर दिया, जो भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है दैट इज जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ रेट्स, देन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है। तो पहली बात तो ग्रोथ रेट एंड परसेंटेज
in terms of percentage per annum on an average for a period of 10 years. इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि आप जीडीपी का कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट यूज हो रहा है. और कैपिटल आउटपुट रेशियो, व्हाट विल कैपिटल आउटपुट रेशियो टेल अस? कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो हमें क्या बताता है? अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो कम हो या ज्यादा हो तो उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? Anybody would like to comment on that? Ma'am, can you please repeat? So my question is, what will capital output ratio will tell me? Ma'am, per capita, small k. No, this is not per capita. हमें हम कैपिटल आउटपुट रेशियो में हाउ मच कैपिटल आर वी यूजिंग टू प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट. इस तरीके से ट्रीट हो सकता है, जैसे मान लो कैपिटल आउटपुट रेशियो की वैल्यू 1/3 है सपोज, या लेट्स से इट इज 3 फॉर एग्जाम्पल. तो इसका क्या मतलब होगा कि एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? 3 यूनिट्स. ठीक है. Okay, ma'am. तो व्हाट वुड यू लाइक, कैपिटल आउटपुट रेशियो कम या ज्यादा? Ma'am, come. तो उससे क्या होगा, कम अगर है तो क्या होगा कि मैं कम यूनिट ऑफ कैपिटल का यूज करके 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती हूँ, राइट? Exactly, ma'am. तो एक तरीके से ये किस चीज का मेजर है? एफिशिएंसी का, राइट? Yes, ma'am. ठीक है. चलो, बट यहाँ पे इट्स नॉट लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इट्स जस्ट वॉट एवर इज द कैपिटल दैट वी हैव अवेलेबल इन द कंट्री आउट ऑफ वॉट एवर इज द जीडीपी दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है. चलो, तो अगर पहले 50 साल की बात करी जाए तो ग्रोथ रेट वॉज 1%. 51 से 60 के बीच का पीरियड अगर देखा जाए तो 3.5, 4%, 3. तो ये वही पीरियड है जो पहले 30 साल है. तो ऑन एन एवरेज अगर ग्रोथ रेट देख रहे हैं तो 3.5% आ रही है. उसके बाद के पीरियड्स में अगर आप ग्रोथ रेट देखो, सो दैट इज 5.6, 5.8, 7.3, 6.1. तो ऑन एन एवरेज जो हमारी ग्रोथ निकल के आ रही है दैट इज स्लाइटली हायर देन 6%. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखो तो धीरे धीरे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है दैट इज ग्रोइंग. ठीक है. विच इज अ गुड हाँ थिंग, जी. है ना? तो एवरेज 50 से 80 के पीरियड की जो ग्रोथ रेट रही है वो 3.5% है. इन्वेस्टमेंट रेट वॉज 14%, अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ जीडीपी. 80 से 2010 का पीरियड देखो तो 6.2, एंड अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ जीडीपी इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो इज अबाउट 4 हियर. तो ये जनरल ट्रेंड हमारा निकल के आता है इन द 2 पीरियड्स दैट वी हैव बाइफरकेटेड. अब जो 2 पीरियड्स बाइफरकेट हमने किए हैं, अब विद इन दोज ऐसा नहीं है कि हमेशा ग्रोथ रेट 3.5 ही रही है. कुछ पीरियड्स देखो, जैसे ये 50 से 80 के पीरियड को अगर फिर से 2 हिस्सों में बांट दो तो पहले पीरियड में 4% अप्रोक्सीमेटली ग्रोथ रही है, बाकी के 15 साल अप्रोक्सीमेटली 3% ग्रोथ रेट रही है. सो देर हैव बीन वेरिएशंस विद इन ईच ऑफ द पीरियड एज वेल. 80 से लेके 91 के पीरियड में ग्रोथ रेट 5.2, 93 से लेके 2002 के पीरियड में ग्रोथ रेट 6%, एंड देन 2003 से 10 का पीरियड हैज बीन वेरी प्रोडक्टिव फॉर अस, 8.5%. एंड जो
recent years थे उसमें the growth rate reduced a little bit and it became 5.4%. So हमारा पर्पस ये सब दिखाने का ये है कि ऐसा नहीं है कि there have been no variations, बट कोई ज्यादा मेजर वेरिएशन नहीं आया. एंड ऑल्सो ये बाइफरकेशन मेक सेंस क्यों कर रहा है, क्योंकि जो पहला पीरियड है 1950s से लेके 1980s का, उसमें हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी रही है दैट हैज बीन मोर और लेस रिगार्डिंग कमांड एंड कंट्रोल. देयर हैव बीन लॉट ऑफ थिंग्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो यूटिलिटी पब्लिक यूटिलिटीज के पर्सपेक्टिव से हो. देयर वर लॉट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वाज गोइंग ऑन. नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, एयरलाइंस, सारी चीजें सरकार अपने कंट्रोल में रख रही थी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वर गोइंग ऑन. एंड जो सेकेंड फेज है 1980s से 2015 का, उसमें धीरे धीरे सरकार को समझ में आ गया कि इतना स्ट्रिक्ट कमांड कंट्रोल करके चीजें नहीं चलेंगी, बिजनेसेस वोंट बी एबल टू फ्लरिश. सो धीरे धीरे कंट्रोल सरकार ने अपना अपना लूज करना शुरू किया. बिजनेसेस के लिए चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई की. धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड में भी हमारी एंट्री हुई. सो दिस वाज टुवर्ड्स ग्रेटर, दिस पीरियड में जो मेजर पॉलिसीज रही हैं दे वर टुवर्ड्स ग्रेटर मार्केटाइजेशन. मतलब मार्केट को थोड़ा फ्रीडम दो, लेट द प्राइवेट सेक्टर डू लॉट ऑफ थिंग्स विच वर अर्लियर बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये ब्रॉड बाइफर्केशन है. अब हम लोग आगे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे? पहला तरीका ये रहेगा कि हमने दो मेजर हिस्सों में तो हमारे पूरे पीरियड को डिवाइड कर दिया है. अब पहले हम इस पीरियड में पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या था, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी साथ साथ चलते हैं. ठीक है, कभी भी ये चीजें आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते. पॉलिटिक्स इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, इकोनॉमी पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती है. ठीक है, पैसे से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से पैसा, दीज थिंग्स आर वेरी इंटरमिंगल्ड. तो इकोनॉमी का कोई भी डिस्कशन आप करोगे बिना पॉलिटिक्स को कंटिन्यू हो ही नहीं सकता. तो पहले हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा था वो देखेंगे कि मतलब पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था. और फिर इस बैकड्रॉप के आगे फिर हमें रीजनिंग समझ में आएगा कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही थी. हर 5 साल में इलेक्शंस हैं, तो उसके हिसाब से पॉलिसीज आर बीइंग फ्रेम सो दैट पीपल कैन कम इनटू पावर अगेन एंड अगेन. वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है. तो इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही थी. सिमिलर लॉजिक हमारा ये रहेगा कि 1980 से 2015 में पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरीके से मूव कर रहा था वो देखना है. और फिर ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दैट वी विल सी हाउ वाज द इकोनॉमी परफॉर्मिंग. ठीक है, तो ये 4 मेजर डिस्कशंस रहेंगे. तो पहला फोकस इस पीरियड पे रहेगा, पॉलिटिक्स समझना, इकोनॉमी समझना. फिर दूसरा फोकस इस पे रहेगा, इसकी पॉलिटिक्स समझना और इसकी इकोनॉमी समझना. काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. तो पहले हम लोग 1950s से लेके 1980s का जो पीरियड था हमारा, उसमें व्हाट वाज हैपनिंग इन पॉलिटिक्स, उसके ना कुछ कुछ मेजर इवेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, नाइन सो पॉलिटिकल narrative. This is what we would like to go ahead and see. तो सबसे पहले देखो, हमें बिल्कुल नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी. एंड जो 1947 या 1950s से लेके 1980s का पीरियड की अगर आप बात करो, तो मेजरली जो पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल था दैट वाज यू नो majorly dominated by two prime ministers. One was, first was Pandit Jawaharlal Nehru. हाँ पूनम कुमार। अरे पूनम कुमारी क्लास देख रहा, 8 ही बच्चे हैं। Okay, सपना Shankar यादव, Jena, मेहरम चौधरी। please mute yourself. All right. And then the other one was मेजरली, इसमें ऐसा नहीं है कि और प्राइम मिनिस्टर्स नहीं आए, बट मेजरली जो ड्यूरेशन रही है वो दो लोगों की रही है.
पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी। तो पहले 2-3 साल तो जो यू नो इंडिपेंडेंस, जो फ्रेश फ्रेश इंडिपेंडेंस हमें मिली है, उसी से चीजों को स्टेबलाइज करने में, सिस्टम्स को समझने में, सिस्टम को स्टेबलाइज करने में, पीपल कमिंग पीपल गोइंग, पहले 3-4 साल इसी चीज में लग गए। सो नेहरू जी के पहले 3 साल यही सब चीजों में इन्वॉल्व हो गए टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी जस्ट आफ्टर द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा कि भाई हमें प्लान्ड तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना है। तो 1950s 51 के अराउंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ, लेकिन वो इंसेप्शन रहा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेटर ऑन स्टार्ट हुई। ठीक है, प्राइमरीली फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान विच वाज फ्रॉम 1956 और 7 में जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स पिक्चर में आए 1950-51 से। बट जो डिटेल्ड और जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है कि हर सेक्टर में क्या क्या होगा, एग्रीकल्चर में क्या होगा, इंडस्ट्री में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, सर्विसेज में क्या क्या करेंगे, वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सेकंड 5 ईयर प्लान से इंप्लीमेंट होने शुरू हुए। डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव 5 ईयर प्लान्स। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान्स, क्या अभी भी हम लोग 5 ईयर प्लान्स इंप्लीमेंट करते हैं क्या? Yes or no? Are the 5 ईयर plans still going on? So this is the question for you. Are the 5 year plan still operational? If not, what has come in place of that? उसके जगह पे क्या आ गया है अब, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो? मैम आई थिंक स्टॉप हो गया और नीति आयोग आ गया है। That's right. That's right. So now we are not following this way of planning of the economy, and 5 ईयर plans have been replaced by an organization called नीति आयोग, जो अपनी पॉलिसी रिकमेंडेशन देता है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसी पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग दिस इंटायर पीरियड, वी वर ऑल्सो फेसिंग फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। देखो, इंपोर्ट नीड्स तो हमारी हमेशा से रही हैं, पहले भी हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते थे, राइट? अभी भी हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो आपके वो उस टर्म्स में तो डिपेंडेंसी है ही, बट हमारे पास अपने रिजर्व्स नहीं है उस वक्त पे। सो इंडिया वाज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ रिजर्व्स, सो वी वर फेसिंग फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से दिस बिकेम एन आर्ग्यूमेंट कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा चीजों में कंट्रोल लाना चाहिए, ताकि क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट अननेसेसरी चीजों का तो नहीं हो रहा जहां पे हम अपना रिजर्व खर्च कर रहे हैं। सो दैट बिकेम एन आर्ग्यूमेंट फॉर मोर एंड मोर गवर्नमेंट कंट्रोल। सो दिस बिकेम एन आर्ग्यूमेंट, या फिर कह लो जस्टिफिकेशन, फॉर कंट्रोलिंग प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी। प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी। ठीक है, सो दिस वाज हैपनिंग, 5 ईयर प्लानिंग चल रही है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। अब बट बिकॉज आप जब प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आल्सो अराइज बिकॉज ऑफ दिस। सो देयर वर लॉट ऑफ रिजिडिटीज and lot of inefficiencies of this control system by the government.
not everything that is being done by the government is right. Sometimes private sector also does a good job. ठीक है, बट सब चीज को अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में रखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज. तो अब ये होने लगा. अब इसके बैकड्रॉप में क्या हुआ? 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई. ठीक है. सो हम लोग पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझ रहे हैं कि कौन पीएम है, क्या हो रहा है, वो किस तरीके की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वो किस तरीके की बैकलैश देख रहे हैं लोगों से, वो किस तरीके की पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं. सो नेहरू जी की डेथ के बाद हु केम नेक्स्ट? हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ही वाज सक्सीडेड बाय हु? लाल बहादुर शास्त्री जी, राइट? तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की एंट्री हुई, लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो भी बहुत स्मूथ नहीं रही. क्यों? क्योंकि 1965 में क्या हुआ? देयर वर सम एरियाज इन इंडिया विच वर फेसिंग ड्रॉट एंड वी वर ऑल्सो इन वॉर विद आवर नेबर्स. तो वॉर सिचुएशन भी थी और हम लोग क्लाइमेट से भी फाइट कर रहे थे. एंड पहले ऐसी सिचुएशन तो थी नहीं कि सारी चीजें वर मैकेनाइज्ड. पीपल वर हाईली हाईली डिपेंडेंट ऑन द वेदर. तो बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, तो लोगों के पास खाने को चीजें नहीं है. सो दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंड वाज there was sudden demise of लाल बहादुर शास्त्री जी as well. 1966 में उनकी अनटाइमली डेथ हो गई इन जनवरी 1966. बट उनका एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा विच वाज व्हाट? ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना. तो आपने सुना होगा ना, जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने. ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर. By doing what? By introduction of new varieties of seeds and new technology in the farming sector. New seeds and new technology in the farming sector, in the agriculture sector. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब इसके बाद क्या हुआ? तो अब शास्त्री जी भी नहीं रहे, तो व्हाट, हु टुक द एंट्री? उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद किसकी एंट्री होती है? उसके बाद एंट्री हुई इंदिरा गांधी की. ठीक है. तो जब उनकी एंट्री हुई तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया वाज अगेन फेसिंग 1965, 1966. बोथ वर पीरियड ऑफ ड्रॉट्स इन इंडिया. एंड जब ड्रॉट होती है तो क्या होता है? प्रोडक्शन कम हो जाती है, ग्रेन प्रोडक्शन नहीं होगी, तो ग्रेन की सप्लाई लिमिटेड होगी. तो जब किसी चीज की सप्लाई बहुत लिमिटेड हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? लोगों की डिमांड तो उतनी है लेकिन सप्लाई कम हो गई, तो इसका क्या रिजल्ट होता है? बहुत सारे प्राइस. प्राइसेस राइज करते हैं, इन्फ्लेशन होती है. यस. इन्फ्लेशन. सो वी वर फेसिंग ह्यूज इन्फ्लेशन एज वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोग फेस कर रहे थे. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया? दे डीवैल्यूड द करेंसी. पहले जो
रुपी था वो ऐसा नहीं था कि मार्केट फोर्सेस से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, इट वाज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल्सो। तो गवर्नमेंट उस चीज को, जो रुपी डॉलर रेशियो है या रुपी का किसी भी और करेंसी से जो एक्सचेंज रेट है, वो उसको फोर्सफुली मेंटेन करती थी। तो गवर्नमेंट ने अपनी फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए दे डीवैल्यूड देयर करेंसी, डीवैल्यूएशन। Because of what? Pressure from US, IMF and World Bank, ताकि वो अपने ये जो क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, उसको रिजॉल्व कर सके। ठीक है, उसके बाद सो देयर वाज सम एक्सपेक्टेशन कि बिकॉज अगर आप इनके प्रेशर को मान लोगे और अपनी करेंसी डीवैल्यू कर लोगे, तो देयर वर एक्सपेक्टेशंस दैट वी विल गेट फॉरेन एड, बट दैट डिड नॉट हैपन। फॉरेन एड मटीरियलाइज नहीं हुई। जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, दैट डिड नॉट मटीरियलाइज। तो उस वक्त पे इंदिरा गांधी जी ने जो पॉलिसीज हैं लिबरलाइजेशन की, डीवैल्यू करने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्पैक्ट होगा, तो उन्होंने ये पॉलिसीज जो पोटेंशियली लिबरलाइजेशन की तरफ जा रही थी, उनको अबैंडन कर दिया। शी अबैंडन्ड दोज पॉलिसीज एंड देन शी स्टार्टेड अडॉप्टिंग पॉपुलिस्ट सोशलिस्ट पॉलिसीज, मतलब ऐसी पॉलिसीज जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से लोगों को अच्छी लगे। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर ऑल्सो at war with Pakistan. India Pakistan war was also going on. So there was a military victory over Pakistan. एंड उस वक्त पे जो इंदिरा गांधी जी की पॉलिसीज रही थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसकी वजह से क्या हुआ, शी वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द पब्लिक एंड देन शी केम इन टू पावर अगेन, इलेक्टोरल सक्सेस। इलेक्टोरल सक्सेस, ठीक है, इलेक्टोरल सक्सेस मतलब शी केम इन टू पावर अगेन। ऑल राइट, सो देन व्हाट वाज हैपनिंग, उसके बाद 1972 74 के पीरियड में फिर से ऑयल प्राइसेस वर गोइंग अप, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन वाज गोइंग अप एंड वी वर आल्सो फेसिंग सीवियर ड्रॉट्स। दो ड्रॉट्स भी हमें देखने को मिले। और and at that point of time she also faced some legal complications, legal challenges she was facing over election offenses, कि elections में उन्होंने कुछ छेड़छाड़ की है, तो because of that she was also facing some challenges. And then in order to overcome those challenges, and what was the reasoning that was given in order to protect the democracy, 1975 के टाइम पे, जून 1975 के टाइम पे emergency was declared. Emergency was declared. Emergency declare हो गई under what pretext? Citing threats to democracy and national unity. तो इमरजेंसी जब लागू हो जाती है तो क्या होता है, लोगों के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इंडिविजुअल लोगों के जो राइट्स हैं
सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं. इंडिविजुअल राइट्स वर सस्पेंडेड. एंड इट बिकम्स अ पुलिस स्टेट. मतलब पुलिस जो चाहे वो कर सकती है, जिसको चाहे अंदर कर सकती है, जिसको चाहे जेल में डाल सकती है, साइटिंग कि भाई ये जो है शांति के लिए, पीस के लिए ठीक नहीं है, तो दे शुड नॉट बी अलाउड इन द पब्लिक. So that is the reason why we are putting them in jail. Under only the situation of emergency you can do that. So it becomes a police state. ठीक है. So उसके बाद क्या हुआ? जब इमरजेंसी हटी तो जनवरी 1977 में दोबारा से इलेक्शन हुए. एंड उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस लॉस्ट द बैटल टू जनता पार्टी. एंड दिस वाज आल्सो अ कोएलिशन गवर्नमेंट. मतलब काफी सारे लीडर्स, काफी सारी पार्टीज मिलके सरकार बना रही है. इट वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट विच डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग. ये भी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला. इट कोलैप्स्ड इन 1979. तो आइडियली तो 5 साल की सरकार है, बट टाइम से पहले ही कोलैप्स हो गई. ठीक है. फर्स्ट इट वाज कोएलिशन गवर्नमेंट एंड इट वाज नॉट अ स्टेबल गवर्नमेंट एज वेल. तो उसके बाद भी सिमिलर थिंग्स वर बीइंग फेस्ड. ड्रॉट्स, प्राइसेस बहुत हाई हैं, ऑयल प्राइसेस बहुत हाई हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पीपल आर स्टिल इन पॉवर्टी, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन. उसके बाद फिर से कांग्रेस जो है, led by Mrs. Gandhi, she returned to power. She returned to power again in that period. And then overall अगर हम लोग growth की बात करें, economic growth, तो economic growth was around 2.9% per year. दिस वॉज अ वेरी टर्बुलेंट पीरियड, राइट? ड्रॉट है, कभी वॉर हो रहा है, कभी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रहे हैं, इमरजेंसी लग रही है, कभी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, 2 साल में इलेक्शन करने पड़ रहे हैं. इमेजिन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन एंड देन ट्राई टू सी कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी उस सिचुएशन में. तो अगर ये जो टेबल आप देखो, जो स्टार्टिंग में हमने टेबल देखी थी, अगर हम लोग इस पीरियड की बात करें, where is this? Yeah. So if you see this particular period, ये पीरियड की ग्रोथ रेट देखो और ये पीरियड की ग्रोथ रेट देखो, या ये पीरियड की ग्रोथ रेट देखो. सो इट फेल डाउन, कम हो गई ना ग्रोथ. सो इसके कंपैरिजन में नेहरू जी के जो पॉलिटिकल ड्यूरेशन था, उसके कंपैरिजन में ग्रोथ रेट कम है, और इसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ रेट कम हो गई बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप दैट वाज गोइंग ऑन. ठीक है. Is that all right? So far, so good? Yes, ma'am. All right. So let's see what happens next. तो ये हमने ओवरऑल एक पिक्चर देख ली कि 1950s से लेके 1980s तक पॉलिटिकली क्या हो रहा था. अब ये पॉलिटिकली जो चीजें हो रही थी, इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा था, वो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं. तो देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस from the period of 1950s to 1980s. ठीक है. This is what we want to understand. तो पहली बात तो जो क्लियरली निकल के आती है कि इंडिया बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ रेट अचीव ही नहीं कर पाया इस पीरियड में.
तो अब इसके क्या रीजंस थे? व्हाई डिड वी फेल? व्हाई इंडिया फेल्ड टू अचीव रैपिड ग्रोथ? तो देखो, एक रीजन ये था कि ना, जो स्टेट का रोल है, देर वॉज सम मिसकंसेप्शन गोइंग अराउंड रिगार्डिंग व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट, कि सरकार का रोल क्या है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, या कंट्री में पॉलिसीज किस हिसाब से होनी चाहिए. देर वॉज सम मिसकंसेप्शंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट. एंड व्हाई आर वी सेइंग दैट? बिकॉज हर चीज पे एक्सेसिव रेगुलेशंस थी, एक्सेसिव रेगुलेशन. तो जिन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए, जैसे हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, ये सब चीजों को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो. लेकिन जहां पे आपको बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं लानी चाहिए, हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसमें हर चीज में रेगुलेशंस हैं. तो जहां रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे आप एक्सेसिवली चीजों को रेगुलेट कर रहे हो. और जहां पे जेन्युइनली सरकार का रोल है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, पुअर्स की सिचुएशन को अपलिफ्ट करने में, वहां पे आप चीजें नेग्लेक्ट कर रहे हो. सो जो सरकार का रोल है, दैट वाज समवॉट मिसपर्सीव्ड. neglect of critical areas like healthcare and education. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा दूसरा रीजन क्या था? दूसरा ये रीजन था कि देखो, अगर आप ऊपर की टेबल देखो, तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, दैट इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग. दिस इन्वेस्टमेंट इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग. इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे. तो इसका क्या मतलब हुआ? कि जो इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी है, दैट इज नॉट गुड, राइट? सो वी वर फेसिंग स्लो ग्रोथ despite increased savings and investment. And what was the reason for this? Low productivity of investments. आप जिस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द जीडीपी. दैट इज व्हाई इवन दो इन्वेस्टमेंट का शेयर बढ़ रहा है, बट आप जीडीपी उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ा पा रहे हो, बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ वेयर यू आर इन्वेस्टिंग. ठीक है. सो दैट इज अनदर रीजन. अब उसके अलावा कुछ फीचर्स हैं जो इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान पॉलिसी को समराइज कर सकते हैं. व्हाट आर सम ऑफ दोज फीचर्स? पहला फीचर बार बार रिपीटेडली हमने बोला है, विच इज एक्सेसिव स्टेट इंटरवेंशन. There was dominance of public sector in everything over the private enterprises. And critical social sectors like healthcare and education, they were neglected. Neglect of critical social sectors. उसके अलावा there was a huge focus on heavy industry. हेवी इंडस्ट्री पे फोकस था कि हम लोग इंपोर्ट नहीं करना चाहते. हम सारे जो
हैवी इंडस्ट्री की चीजें हैं वो सारी इंडिया में ही करना चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी 5 ईयर प्लान्स आए उनका फोकस ये था कि हम लोग सेल्फ रिलायंट बने, विच वॉज अ गुड थॉट। बट इसकी वजह से क्या हुआ, मेजर इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में गई जो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं था, या जो इमीडिएट बेसिस पे उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाया। तो बेसिकली देयर वाज लॉट ऑफ फिजिकल एलोकेशन of investment needed in order to set up heavy industries। तो जिस चीज की वजह से क्या हो गया कि भाई ये सब करने के लिए हैवी इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी और वो रिटर्न्स भी उतने नहीं देगी। तो प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से ऑपरेट करता है, तो वो तो लॉस बियर नहीं करेंगे। तो अगर ये इंडस्ट्रीज हमें सेटअप करनी है तो ये काम तो सरकार को ही करना पड़ेगा। सो दिस जस्टिफाइड लॉट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एज वेल। सो दिस वाज अगेन अ जस्टिफिकेशन for extensive government regulation। एंड इस चीज की वजह से क्या हुआ, जितना ज्यादा सरकार का कंट्रोल होता है उस चीज की वजह से क्या होता है, देर आर लॉट ऑफ रेंट सीकिंग हैपनिंग एंड ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स। मतलब हर चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, हर चीज के लिए आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, हर चीज में साइन चाहिए। आप लोगों को निकाल रहे हो तो भी साइन चाहिए, लोगों को हायर कर रहे हो तो भी साइन चाहिए, कितना क्रेडिट ले सकते हो, कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो, कितनी एक्सपोर्ट कर सकते हो। एवरी सिंगल डिसीजन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर रिक्वायर्ड प्रॉपर पेपर वर्क रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जितना ये सारी एक्टिविटी होती है उसकी वजह से क्या होता है, सो ये सारे कंट्रोल्स मेड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस इन इंडिया। अब ये कंट्रोल्स हर चीज में थे, इन्वेस्टमेंट से लेके प्राइसिंग कैसी होगी उससे लेके, क्रेडिट कहाँ से ले सकते हो उससे लेके, एंट्री कर सकता है कोई बिजनेस या एग्जिट ऑफ बिजनेस ऑल्सो, ये सब डिसीजंस भी, हर सिंगल डिसीजन में सरकार का रोल था। ठीक है। देयर वर पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो कि वो भी लिमिट कर दी गई थी। तो इंडिया जो है फॉरेन मार्केट या जो ग्लोबल मार्केट है उसमें भी एंट्री नहीं ले पा रहा था उस वक्त पे। उसके अलावा देयर वाज डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। और जितने ज्यादा लाइसेंसेस आप बढ़ाते हो ना उतना ज्यादा क्या होता है, करप्शन। यस, आपकी फाइल आगे ही नहीं बढ़ेगी। अगर हर स्टेप पे फाइल रुकती है तो क्या है, हर स्टेप पे आपको एक सरकारी अफसर से या सरकारी जो इंसान है उससे बात करनी पड़ेगी। अब उसकी मर्जी है वो इस चीज को पास करे या ना करे। सो इससे करप्शन की भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है, राइट। पहले चीजें ऑनलाइन थोड़ी थी उस वक्त पे कि मॉनिटरिंग हो सके, या उस टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं था कि लोग बोल दें कि ये मिनिस्ट्री ऐसे कर रही है, वो मिनिस्ट्री ऐसे कर रही है, कोई वीडियो भी नहीं बना सकता है। So imagine the kind of delays that businesses could expect because of policies like those. ठीक है। So there was a lot of dominance of public sector। मतलब हर चीज में मेजरली पब्लिक सेक्टर फर्म्स थी। तो पब्लिक सेक्टर फर्म्स थी तो they are expected to be profitable, every firm is expected to be profitable। बट अगर आप पब्लिक सेक्टर फर्म्स की परफॉर्मेंस देखो उस वक्त पे, सो नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, दे वर गिविंग वेरी पुअर रिटर्न्स। मतलब सम ऑफ देम वर मेकिंग लॉसेस और उन लॉसेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट उनको पेमेंट करती थी। और ऐसा क्यों होता था, देखो प्राइवेट सेक्टर किस बेसिस पे ऑपरेट करता है कि भाई कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो लोगों को हायर नहीं कर सकते।
अब पब्लिक सेक्टर फर्म में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो सरकार के पेरोल पे हैं। अब ये पब्लिक सेक्टर फर्म चाहे प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, इनको तो सैलरी जाएगी। तो आपको इंसेंटिव नहीं रहा ना। ठीक है, प्रॉफिट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जिंदगी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देर इज नो डायरेक्ट इम्पैक्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव। सो आइडियली यस, यू शुड बी प्रॉफिटेबल, बट you have no skin in the game. So if you have no skin in the game, you have no incentive to make sure that it is profitable. तो इससे बहुत ज्यादा inefficiency भी आएगी, right? And which was the case at that point of time. गवर्नमेंट फंडिंग दे देती थी, लॉसेस को कवर कर देती थी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, चाहे कर्जा लेके चाहे टैक्सेस बढ़ा के कोई भी तरीके से लॉसेस को कवर कर देंगे। अब फिर से प्रॉब्लम अगेन, आप हर सेक्टर में सारी चीजें पब्लिक सेक्टर कर रहा है लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं। सो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। देयर वाज अ एजेंसी प्रॉब्लम, मतलब देयर वाज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम क्या हमने एक बात की थी कि देयर वाज अ नेग्लेक्ट ऑफ सोशल सेक्टर, नेग्लेक्ट ऑफ सोशल सेक्टर। तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, दैट वाज इनसफिशिएंट। एंड अगर इंडिया को उस वक्त, जो इंडिया है उसको बाकी एशियन कंट्रीज से कंपेयर किया जाए, तो वी वर लैगिंग बिहाइंड अ लॉट। सो देयर वर सम कंट्रीज जो बिल्कुल हमारे ही लेवल पे थी 1950s में, बट 1980s तक आते आते उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट कर लिया था, विच वॉज नॉट सीन इन इंडिया। सो कॉन्ट्रास्ट करें अगर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ, तो उन्होंने काफी इंक्लूसिव ग्रोथ करी थी, कि ग्रोथ रेट जैसी भी है लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी कैसी है, लोगों के इनरोलमेंट्स कैसे हैं, हेल्थ केयर पे कितना खर्चा हो रहा है, दीज, सो दैट इफ यू ग्रो बाय कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। So they were following the trajectory of inclusive growth and performing well as compared to India. ठीक है? So like for example, if I show you one table, it looks like this. तो अगर हम लोग सोशल इंडिकेटर्स की बात करें, तो देखो की सोशल इंडिकेटर्स किन 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 को कंपेयर किया है, इंडिया, चाइना एंड साउथ कोरिया। तो 1960s के टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी, मतलब जब बेबी पैदा होता है तो ऑन एन एवरेज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इयर्स दैट पर्सन इज गोइंग टू लिव, वो था 43 इयर्स इन इंडिया। एंड चाइना में इट वाज इवन लेसर, विच वाज 41 इयर्स। तो इंडिया और चाइना तो 1960s के टाइम पे सिमिलर बैकग्राउंड पे है। यस, सिमिलरली इंडिया और चाइना इन्फेंट मोर्टेलिटी के टर्म्स में, मतलब फॉर एवरी 1000 बर्थ दैट हैपन, हाउ मेनी इन्फेंट्स लूज देयर लाइफ, दैट नंबर वाज 165 in China, 165 in India at 1960s. And yes, adult literacy के terms में they were slightly higher than us, 43 and here 28. But more or less ये समझा जा सकता है कि 1960s के टाइम पे चाइना और इंडिया की सिचुएशन एग्जैक्टली सेम थी। यस और नो? Yes, राइट, ma'am. है ना? एंड ऑब्वियसली अगर साउथ कोरिया को आप देखोगे तो स्लाइटली हायर, इन्फेंट मोर्टेलिटी लेसर एंड लिटरेसी वाज हाई। तो साउथ कोरिया तो रिलेटिवली आगे थोड़ा सा पोजीशन में था। बट अगर 1980s 20 साल के स्पैन में ही अगर आप चीजें देखो तो थिंग्स हैव स्टार्टेड टू डाइवर्ज, चीजें डाइवर्ज करना शुरू हो गई हैं। जैसे 1980s तक आते आते लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन चाइना बिकेम 64, साउथ कोरिया बिकेम 65। तो चाइना ने साउथ कोरिया को कैचअप कर लिया है, ऑल्दो इनका स्टार्टिंग एज काफी हाई था। तो चाइना ने काफी जंप किया।
but India was moving at this pace only. Similarly, infant mortality dropped a lot as compared to India here. Similarly, adult literacy कितने परसेंट ग्रो करी? 8%. यहां पे कितनी ग्रो की? अप्रोक्सीमेटली 25% मान सकते हैं, राइट? तो ऑल्दो आप स्टार्टिंग पोजीशन सेम थी आपकी इंडिया की और चाइना की, लेकिन जो ट्रैजेक्टरी चाइना ने ली और जो ट्रैजेक्टरी इंडिया ने ली, दैट वाज वेरी डिफरेंट. ठीक है? तो भाई उस टाइम पे इंडिया किस तरीके की पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहा है, चाइना किस तरीके की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है, उसी से सारी डाइवर्जेंस आ जाएगी. ठीक है? एंड 2010 के जो नंबर्स हैं, दे आर दीज. इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65, 73, 81. 2010 के टाइम पे तो साउथ कोरिया डेवलप्ड कंट्रीज में माना जाने लगा. चाइना वाज डेवलपिंग कंट्री, हाई स्पीड ऑफ डेवलपमेंट. And then 16, 48 and 4, 93% literacy, 63%, 98%. India still has a long way to go. Yes, I mean at that point of time. All right. अब इस तरीके की पॉलिसीज जो थी, ये जो भी पॉलिसीज उस वक्त पे इंप्लीमेंट हो रही थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या हुई? तो देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, तो जब आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन पॉवर्टी में है तो आप क्या चाहोगे कि पॉवर्टी एलिविएट हो, पॉवर्टी कम हो. तो पॉवर्टी के टर्म्स में अगर आप हेड काउंट रेशियो देखो, हेड काउंट रेशियो क्या होता है? रिमेंबर द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स डिस्कशन वी हैड लास्ट सेमेस्टर. हेड काउंट रेशियो, एक पॉवर्टी लाइन होती है, पॉवर्टी लाइन के जो नीचे जितने लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मान लो पॉवर्टी लाइन है 100 रुपए पर पर्सन पर डे, तो जो भी 100 रुपए पर पर्सन पर डे कमा रहा है वो क्या होगा? दैट पर्सन विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट? तो दैट नंबर ऑफ पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट इज हेड काउंट. और हेड काउंट रेशियो क्या होगा? कि ये कितने लोग हैं जो हेड काउंट में आते हैं डिवाइडेड बाय व्हाट इज योर टोटल पॉपुलेशन. तो हेड काउंट रेशियो क्या बताएगा? व्हाट इज योर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज लिविंग इन पॉवर्टी. यस, राइट? हेड काउंट रेशियो मतलब आपकी पॉपुलेशन का कितना परसेंट अभी भी पॉवर्टी में है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है. ये पॉइंट समझ आ गया? यस मैम. ठीक है. तो हेड काउंट रेशियो की अगर बात करें, जो भी हमारी पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन थी, उसके बेसिस पे हमारा जो हेड काउंट रेशियो था दैट रिमेन्ड स्टैग्नेंट. हेड काउंट रेशियो स्टैग्नेंट रहा. स्टैग्नेंट रहने का मतलब क्या है? कि पहले अगर मान लो 50% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो अब भी 50% लोग ही पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं. और अगर मान लो मेरी पॉपुलेशन ग्रो करी, तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो पहले पॉपुलेशन 100 थी, अब पॉपुलेशन 200 हो गई, तो क्या मतलब हुआ इसका? कि पहले 50 लोग गरीब थे, आज कितने लोग गरीब हैं? 100. 100. तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर वो बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा. सो एब्सोल्यूट नंबर मतलब नंबर ऑफ पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन इंक्रीज्ड. रेशियो एज अ प्रोपोर्शन 50% ही रहा, कि इंडिया की 50% जनता बिलो पॉवर्टी लाइन है. तो एब्सोल्यूट नंबर इंक्रीज्ड इवन इफ द रेशियो इज स्टैग्नेंट. ये पॉइंट समझ आ गया? यस मैम. ठीक है. तो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो हमारे नंबर्स थे उस वक्त पे वो ये थे कि 1950 से लेके 1977 78 तक जो पूरा हेड काउंट रेशियो है दैट रिमेन्ड स्टैग्नेंट. इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, पहले
there were 210 million people. And then उसके बाद at the end of this period 1980s के around 319 million people were poor. 210 million कितना होता है? 1 million is 10 lakh, right? तो 10 million is how much? 1 CR, 1 करोड़. 10 million is, sorry, 1 million is 10 lakh. Yes? Yes, ma'am. तो 10 million is 1 करोड़. तो 210 million मतलब 21 करोड़, right? हाँ, yes, ma'am. है ना? और ये 300, ये 32.9 करोड़. Indians typically are not able to imagine millions. I mean, I personally am not able to imagine because ये हमारी terminology में होता नहीं है. हम लोग लाख, करोड़ इस terms में बात करते हैं, right? तो Yes, ma'am. मैं तो 210 हमेशा million कंफ्यूज हो जाती हूँ. तो थोड़ा उस चीज को रिलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है. हाँ, करोड़ के टर्म्स में बोलते हो तो हमें चीज समझ में आती है. तो 21 करोड़ लोग 1950s के टाइम पे देवर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड 1980s तक आते आते दैट नंबर बिकेम 32.9, अप्रोक्सीमेटली 33 करोड़ 33 करोड़ पीपल. तो दिस वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन जैसी भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई उसका ये रिजल्ट था कि पॉवर्टी में कमी नहीं आई. एब्सोल्यूट नंबर तो बढ़ गया और प्रपोर्शन जैसा था वैसा ही रहा. उसके अलावा अगर हम लोग इंडिया को बाकी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ कंपेयर करें तो आर परफॉर्मेंस वाज रियली लैगिंग बिहाइंड एज वी आल्सो सॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल. तो वी वर लैगिंग बिहाइंड इन लॉट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, ये सारी चीजों में वी वर बिहाइंड चाइना एंड ऑब्वियसली साउथ कोरिया. And social infrastructure में there was not lot of investment which was going on from the side of India. So जिसकी वजह से इंडिया एक तो स्लो ग्रो कर रहा था, ऊपर से पॉवर्टी रिडक्शन भी नहीं हो रही थी. ठीक है, एंड उसके अलावा there was we were also economically isolated. Economic isolation, हम लोग इकोनॉमिकली काफी आइसोलेटेड थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. हमारी पॉलिसी थी सेल्फ रिलायंस की, तो हमने कुछ ज्यादा एम्फसाइज किया सेल्फ रिलायंस पे, ओवर एम्फोसिस ऑन सेल्फ रिलायंस. तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में भी और इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे. जो भी सिर्फ नेसेसरी एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी चीजें थी सिर्फ वो इंपोर्ट की जाती थी. ठीक है, सो वी वर नॉट वेरी इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड. एंड ऑल्सो अब जो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वर्ल्ड में आ रही थी, अगर आप अपने दरवाजे बंद कर लो लेते हो तो फिर बाकी लोग भी आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर लेंगे. सो दिस वाज हैपनिंग, नॉट अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाज हैपनिंग. ठीक है, so this was happening till 1980s, from a period of 1950s to 1980. politically क्या हो रहा था, economically क्या हो रहा था, वो सब हमने देखा. किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की बात पूछनी हो? ऑल गुड? All good, ma'am. ठीक है, तो अब इसके बाद this is first part of the discussion. Second part of the discussion would be to analyze what happened from 1980s to 2015. Politically क्या हो रहा था, कौन बन रहा था प्राइम मिनिस्टर, कितने साल रहे, क्या पॉलिसीज थी, कोई वॉर तो नहीं चल रहा था, कोई क्राइसिस में तो नहीं थे, फिस्कल डेफिसिट कैसा हो रहा था, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, किस तरीके की पॉलिसीज चला रहे थे हम लोग, ये सब डिस्कशन रहेगा. और इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट रहा वो भी हम लोग देखेंगे. तो कभी भी आप इकोनॉमिक्स का कोई डिस्कशन अगर बिल्कुल प्रैक्टिकली इंडियन इकोनॉमी या किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से करते हो तो आपको हमेशा उस कंट्री की पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझना जरूरी है, उस वक्त पे पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है वो जानना जरूरी है.
तभी आप चीजों को अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सो दिस विल बी द एजेंडा ऑफ आवर नेक्स्ट सेशन कब होगा, आई अनाउंस ऑन द ग्रुप, पॉसिबली आई थिंक we can have one session on Sunday as well, so and then finish this discussion, ठीक है। So this was the first part for this reading, and then we'll do the next part in the next class, possibly on Sunday. I'll announce the time on the group, and the notes for this have been uploaded on website. Okay, all right. Anything you want to ask? If not, I think that's all from my side. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Gauri.